नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग में आज हम फिर एक बार चर्चा करेंगे भारत, पाकिस्तान, कश्मीर और साथ साथ चीन की भी, और चीन में खास करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और वन बेल्ट वन रोड। क्या चीन की मौजूदगी से कश्मीर समस्या और जटिल होती जा रही है? भारत पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो हमेशा से उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं, लेकिन तनाव लगातार इन दिनों बना हुआ है और खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ रहा है। अब इसमें कई क्या नई वजहें भी जुड़ रही हैं, इस पर भी बात करना होगा। और पाकिस्तान की तरफ से लगातार समर्थन मिलता रहा है आतंकवादियों को जो कि सीमा पार करके आए हैं और जिन्होंने फोर्सेस को भी टारगेट किया है। उसके अलावा उनकी जो बॉर्डर एक्शन टीम है वो भी इसमें शामिल रही है। पिछले साल जिस तरह से उड़ी में हमला हुआ और उसके बाद जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, फिर कुलभूषण जाधव का मामला उठा, उसके बाद से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसे लेकर भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने है। OBOR के लिए जो समिट हुई उसमें उसका भारत ने बॉयकॉट किया, भारत उसमें शामिल नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच किसी न किसी वजह से लगातार तनाव बना हुआ है। कुछ दिनों पहले ही भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया किस तरह पाकिस्तानी पोस्ट को बर्बाद किया गया है। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक वीडियो जारी कर दिया जो जाहिर हुआ कि वो फर्जी वीडियो है। रामपुर सेक्टर में फिर आतंकवादी मारे गए। हर दिन कोई ना कोई खबर आ रही है और इस बीच अभी कुछ देर पहले ही सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का बयान आया है कि जो सेना है वो कश्मीर में बड़े इनोवेटिव और अलग किस्म के एक डर्टी वॉर का सामना कर रही है। एक अलग किस्म की ये जंग है जिसके लिए नए तरीकों का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। यानी वो पूरी तरह से बचाव में है ह्यूमन शील्ड के। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि बुरहान वानी का जो सक्सेसर कहला रहा है सब्जार बट, वो मारा गया है, जिसके बाद फिर से तनाव था। इंटरनेट सर्विसेज कश्मीर वैली में बंद कर दी गई हैं और आज खबर आई कि जो सेना की रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें सैकड़ों लोग आए भी हैं बंद के बावजूद। तो कश्मीर के जो हालात हैं उसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जफर इकबाल जुड़ रहे हैं कश्मीर से। जफर, कश्मीर में जो हालात इस वक्त हैं उसके बारे में पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज वहां पर कैसा क्या तनाव है? हमने सुना कि सैकड़ों नौजवान सेना के रिक्रूटमेंट में भी आए। आज जिस तरह से आप कह रहे थे भी हड़ताल है, दुकानें बंद है, कारोबारी इदारे बंद है। सरकार ने भी कई जगह पे किया है, रेस्ट्रिक्शंस है और सेपरेटिस्ट का भी 2 दिन के लिए हड़ताल की कॉल है। लेकिन इसके साथ साथ में एक आर्मी का जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के लिए, लोगों ने उसमें शिरकत की। इसका कंपेयर हम बुरहान वानी के साथ करें तो वो तो एक बड़ा एक फॉल आउट था। उसके 24 घंटों के दौरान ही कितने लोग मारे गए और कितने लोग घायल हो गए। लेकिन आज लगता है कि सरकार ने मेजर्स कुछ शुरू में ही लिए, इस तरह से जिस तरह से मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। हालांकि कल ही सोशल मीडिया पे रोक उठा दी गई थी और कल ही दोबारा से मोबाइल इंटरनेट बंद हो गया यहाँ पे, और उसके साथ साथ में रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। जो पॉपुलैरिटी या सपोर्ट जो लोगों में है वो सब्जार पे नहीं है जितना कि बुरहान वानी। जफर, मैं वापस आऊंगी आपके पास। एयर वाइस मार्शल कपिल काक आप कश्मीर से लौट कर आए हैं अभी और सेपरेटिस्ट से भी बातचीत हुई है। सेपरेटिस्ट जो हैं उनका शटडाउन का कॉल था, उसके बावजूद लोग बहुत फिर भी निकल कर आए। क्या उनकी जो पॉपुलैरिटी है, जैसे सेपरेटिस्ट की जो एक तरह से हम कहें कि आधे लूजिंग ग्राउंड, क्या वो अभी भी उतनी अहमियत उनकी है कि उनको इसमें शामिल किया जाए? यहाँ के जो संगबाज हैं, स्टोन पेल्टर्स हैं, जो युवा हैं, यहाँ पे इतने युवा मौजूद हैं, वो 12, 15, 17 साल की उम्र के नौजवान हैं, बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं, नफरत है हिंदुस्तान के खिलाफ। और उसके कारण पहले तो हम कह रहे थे विक्टिमहुड था, उसके बाद ग्रीवेंस थी, उसके बाद अनरेस्ट हुआ गन लेके, और इतने सालों से अभी अब गन की सिग्निफिकेंस उतनी नहीं है जितनी एक पत्थर की है। और जो डायलॉग कश्मीर में इतने सालों से हो रहा है 2010 से, वो पत्थर और पैलेट गन का डायलॉग है। ये कहना कि सब कश्मीरी टेररिस्ट हैं, सब प्रो पाकिस्तानी हैं, ये बिल्कुल गलत है। मुश्किल ये है कि आपकी चैनल नहीं, बट सब जानते हैं यहाँ कुछ चैनल्स हैं जो कि बिल्कुल तेजाब और जहर फैलाते हैं कश्मीर में। हमने जिससे भी बात की उन्होंने कहा हम बातचीत करेंगे,
हम पत्थर छोड़ेंगे, मगर ये चैनल्स हर शाम को, जिसे हम 9 PM नेशनलिज्म कहते हैं, 9 PM नेशनलिज्म में पार्थ था क्या 9 PM नेशनलिज्म एक इतनी बड़ी वजह बन गई है, टेलीविजन चैनल्स इतनी बड़ी वजह है कि ये अनरेस्ट को और बढ़ावा दे रहा है? नगमा, इसे समझने के लिए हमें समझना चाहिए कि भारत क्या है। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसे नहीं हुआ जहां हर एक मजहब विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न संस्कृतियों से मिलकर एक ही लोकतांत्रिक देश में एकत्रित होकर रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए। आप मुझे बताइए कि और कहां देश होगा जहां 19 राष्ट्रभाषा हैं। तो भारत का शक्ति ये है, अनेकता में एकता। अनेकता का आदर करो, लेकिन एकता के साथ समझौता नहीं करो। पाकिस्तान का जिक्र होता है। पाकिस्तान जब आया 1988 को, जब मैं पाकिस्तान से वापस, कराची से वापस आया था, जब जमात इस्लामी को और कट्टरपंथियों को सहायता देने लगा, आखिर बात ये, हाँ हुर्रियत से बात करें, लेकिन वहाँ भी कई ऐसे लोग हैं जो सईद अली शाह जिलानी, जो यहाँ इस्लामी नमाज रूल लाना चाहते हैं, वो कतई कश्मीर के लोग नहीं स्वीकार करेंगे, भारत नहीं स्वीकार करेगा। तो सहनशीलता की ज़रूरत है और साथ सख्ती, दोनों। सहनशीलता और शक्ति संतुलन के साथ। सहनशीलता, सख्ती, संतुलन, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी हैं। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स वहाँ पे हैं, कमर आगा साहब, वो आपको कैसे लगते हैं? क्यों महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है उसके पास इतना बड़ा मैंडेट है कि वही इसका हल निकाल सकते हैं, वो इस मसले को हल कर सकते हैं, तो बड़ी उम्मीद है। महबूबा मुफ्ती जो लीडरशिप, उनसे जो उम्मीद थी कि मुफ्ती सईद के बाद वो एक लीडरशिप दे पाएंगी, वो देने में लगता है कहीं असमर्थ रही हैं। कहीं बहुत कमियां उनमें नज़र लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की लोकल गवर्नमेंट बेइंतहा कमज़ोर है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो लोकल लेवल की थी और वहीं सॉल्व हो सकती थी, लेकिन ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है। इससे पहले जो वहाँ पे सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो भी बिल्कुल फेल हो गई थी। उसके पीरियड में भी करप्शन बहुत बढ़ गया था, इनएफिशिएंट थी बिल्कुल, और डिलीवरी नहीं दे पाए जो चाहती थी वहाँ की जनता, जिसकी वजह से गुस्सा बहुत था। और फिर उसके बाद 1 साल के बाद ये जब पावर में आए, 1 साल के बाद फिर मुफ्ती सईद साहब का इंतकाल हो गया। 6 महीना इन्हीं ने गवर्नमेंट नहीं बनाई, 8 महीना। उस 6-8 महीने में हुआ ये कि हुर्रियत, वो जो वैक्यूम हुआ उसमें हुर्रियत या वहाँ पे जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं थीं, उन्हीं ने अपना स्पेस बना लिया और वो काफ़ी सक्रिय हो गई हैं। अब वहाँ की लोकल गवर्नमेंट उसको रोकने में काफ़ी हद तक असमर्थ है। और दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ पे जो आम जनता है, जो चाहती कि अमन रहे, शांति रहे, उसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने जिस तरह की सिचुएशन, अब वहाँ पे बिल्कुल अफ़गानिस्तान टाइप सिचुएशन बनाने की कोशिश हो रही है। सारी इकनॉमिक एक्टिविटी ठप कर दो, उसके बाद कोई बिजनेस नहीं, टूरिज़्म सीज़न है, टूरिस्ट को मत आने दो, इसी में सबसे ज़्यादा इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी बढ़ा देते हैं। तो तस्वीरें सामने आती हैं, उससे ये लगता है कि जैसे हर एक आदमी कश्मीर में परेशान है। कोई नहीं चाहता कि स्कूल जाएं या कॉलेज जाएं, और लड़कियां जो है वो पत्थर चला रही हैं, बच्चे 15-16 साल के बच्चे जो हैं वो पत्थर उठा रहे हैं। तो ये तस्वीर सामने आ रही है। आप कह रहे हैं कि वो साइलेंट मेजॉरिटी है जो नहीं चाहती कि लड़ाई झगड़ा हो, पर उनकी आवाज़ कहाँ है? कश्मीर में जो फाइट है इस वक्त वो है क्या, और उसका स्वभाव कैसे बदला है? कश्मीर के अंदर जो बच्चे आज गुमराह हो रहे हैं उनकी नंबर बहुत कम है बनिस्बत उनके जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, जो भारत में आना चाहते हैं, जो मेन स्ट्रीम इंडिया में आना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, पुलिस, आर्मी, इस तरह के महकमों में आना चाहते हैं। जब 1971 में पाकिस्तान की अच्छी पिटाई हुई बांग्लादेश लड़ाई में और 90,000 प्रिजनर आए, उनकी बहुत बेइज्जती हुई वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद से उनको ये एहसास हुआ कि भारत के संग वो किसी किस्म का युद्ध तो जीत नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ज़ियाउल हक साहब उनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली जिसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि आप कश्मीर और पंजाब के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग कीजिए, स्मगलिंग कीजिए, किडनैपिंग कीजिए, टेररिज्म कीजिए और इसको बढ़ाकर हम इंसर्जेंसी में ले जाएंगे। हम भारत के ऊपर 1000 कट्स करके उनको मारेंगे बनिस्बत लड़ाई करके। तो ये वहाँ से शुरू हुआ। अब जो सेपरेटिस्ट हैं वो इस फिलॉसफी को फर्दर कर रहे हैं, इसको एडवांस कर रहे हैं। उनको पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है,
और उनको फंडिंग केवल इसी मारे मिलती है कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर वो इंसर्जेंसी को बढ़ाती देते रहे। उनके हाथ में पत्थर फेंकने वालों का रेगुलेटर है। पत्थर एक पैलेट गन की तरह इस्तेमाल होती है। पत्थरों को ट्रक में लाया जाता है, जगह जगह पे उनको स्टॉक किया जाता है, जैसे एम्यूनिशन स्टॉक किया जाता है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन ये कहाँ हो रहा है? ये केवल साउथ कश्मीर में मोस्टली हो रहा है। और एक तरफ पथराव हो रहा है, बड़ी अच्छी वीडियो देखी आपने भी आज, और एक तरफ लोग बैठ के जेसीओ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं। देखिए, लोगों को लगता है कि कश्मीर का अवाम भारत के बरखिलाफ हो गया है, जिस तरह से खबरें निकल रही हैं। जैसे यस्टरडे का आप एग्जाम्पल लीजिए, जो भट्ट साहब की शहर जो उनको मारा गया, उसमें हार्ड इंटेलिजेंस थी। हार्ड इंटेलिजेंस के बाद उनको घेराव में डाला गया और उनको मारा गया, एलिमिनेट किया गया। वो हार्ड इंटेलिजेंस कहाँ से आई? श्रीनगर से आई। किसने दी? किसी कश्मीरी ने दी। इसका मतलब यह है कि कश्मीर में काफी लोग आज भी ऐसे हैं जो भारत की फिलॉसफी को सपोर्ट करते हैं। मैं रावलपिंडी में पूर्व ISI महानिर्देशक से मिला, उनका नाम नहीं लेना चाहता। उनसे मैंने पूछा क्या कि भाई आप इतना तशद्दुद फैला रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, आपका मकसद क्या है? ही सेड, हम कश्मीर के मसले को एक सियासत का मसला नहीं रखेंगे, एक दीन का मसला बनाएंगे। तो राजनीतिक चुनौती हमारी ये है जी कि आप उसको दीन का मसला ना बनाने दें। जी, तो ये क्या? और मैं नहीं समझता हूं हाँ। कि कश्मीरियों के जो परंपरा है, जो सूफी इस्लाम का एक अड्डा रहा है, वो अगर आपने ठीक कदम उठाया है कि वो इस दिशा में जाएंगे। जी, कपिल का क्या ये दीन का मसला बनता जा रहा है? वहां पे वहाबिज्म बहुत हावी होता जा रहा है। जो कल्चर था कश्मीर का वो बदल गया है वहां पर, और इसको एक रिलीजियस नेचर देने की जो कोशिश है उसमें कामयाबी, क्योंकि जो लोग आतंकवादी भी हैं वो बॉर्डर पार करके कम आते हैं, होम ग्रोन टेरर जो है वो ज्यादा है। कश्मीरियों में ये मसला दीन का मसला नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिलीजियस नहीं है, ये एक राजनीतिक मसला है। मैं एक मिसाल के तौर पे, मेरे युवा भाई और बहनें यहाँ जानेंगे, जाकिर मूसा ने एक सूचना दी कि ऑल पार्टी हुर्रियत लीडर्स के सर काटे जाएंगे और वो लाल चौक में सर एग्जिबिट होंगे। जाकिर मूसा का नाम नहीं सुन रहे हैं कोई। क्या कहते हैं? वो दीन की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, दीन का मुद्दा है, उम्मा का मुद्दा है। तो ये पहला जो यहाँ प्रोपेगेंडा चलता है, खासकर कुछ चैनल्स का, कि ये रिलीजियस मसला है, ये थियोक्रेसी है। कोशिश जो है वो रिलीजियस मसला बनाने की इसको है, क्या ये इसमें कामयाबी हुई है थोड़ी? वहाँ पे कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हो गई। उनके पास बेपनाह पैसा है, हज़ारों मदरसे वो चला रहे हैं, सैकड़ों मदरसे होंगे कम से कम, और फिर उसके बाद उसमें काफ़ी फंडिंग है। उससे जो लड़के निकल रहे हैं बिल्कुल वही मॉडल है जिस तरह से इन्हीं ने अफगानिस्तान में किया था। इन बच्चों को निकाल के यहाँ भी एक तालिबान फोर्स बनाई जा रही है, बिल्कुल उसी तरीके से पैटर्न। जो पत्थर फेंक रहे हैं अभी कम है, लेकिन आने वाले लेकिन इतना तो कर दिया कि जो वहाँ पे मेजॉरिटी है उसको साइलेंट कर दिया है। जफर, यहाँ पर आपने बात सुनी, हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो कश्मीर में, जो जैसे पार्था ने भी अभी कहा कि कोशिश ये है कि इसको आप दीन का मसला बना दें, तो ये मसला या ये जो लड़ाई है कश्मीर में, जिसकी वजह से हम नौजवानों को पत्थर फेंकते देखते हैं या पैलेट या और स्टोन की जो बात हो रही है, वो लड़ाई पूरी किस तरह से बदली है? कश्मीर का माहौल या अवाम जो है वो वहाँ की, वो किस तरह बदली है? अभी बात हो रही थी, जाकिर मूसा ने एक वीडियो जारी किया जिसपे उन्होंने कहा कि जो भी ये हुर्रियत के लीडर है, इनको मार के इनके सर जो है वो लाल चौक में एग्जिबिट करेंगे। तो फिर जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है, उन्होंने भी अपने उसको डीलिंग कर दिया और वो एक तरह से आइसोलेट हो गया। तो ये आपको थोड़ा बहुत इशारा मिल सकता है कि जो भी इस तरह की कट्टरपंथी बात करेगा और इस तरह की फंडामेंटलिस्ट बात करेगा, उसका शायद सोसाइटी में एक्सेप्टेंस कम है। हाँ, जो लोग सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बच्चे आते हैं, स्कूली बच्चे आते हैं, मेरे ख्याल ये ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन का ये एक डिपिक्शन है कि जिस तरह से वो आ रहे हैं, किसी तरह से कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। भारतीय सेना जो वहाँ पे मौजूद है जफर, उसके लिए परसेप्शन कैसे बदला है? क्योंकि मुझे याद है कि यहीं पे हम लोगों ने इस प्रोग्राम के दौरान कई बार चर्चा की है और ये भी बात हुई है कि भारतीय जो सेना है वो वहाँ पे बहुत लोगों में, अवाम में बहुत पसंद की जाती थी। बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि रीच आउट नहीं है, यहाँ पे एंगेजमेंट की कमी है ऑन डिफरेंट लेवल्स।
हालांकि सेना तो अपनी तरह से कुछ एंगेजमेंट करती है, वो ऑपरेशन सद्भावना, यहाँ से बच्चों को बाहर ले जाते हैं, यहाँ से बुजुर्गों को बाहर ले जाते हैं, लेकिन जिनको करना चाहिए, जो गवर्नमेंट है, जो कर सकते हैं, जिनके पास मैन पावर है, रिसोर्सेज है, मेरे ख्याल वो नहीं करते हैं। और यही वजह है कि लेवल्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, और उसी का एक नतीजा आप देख रहे हो कि लड़के सड़कों पे आते हैं, बच्चे सड़कों पे आते हैं। टेरर की जो इकोनॉमी है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, पैसे वहां से आ रहे हैं, तो आप पत्थर चलाने के लिए पैसे मिलते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पत्थर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, उनके पास काम नहीं है, पत्थर चलाने का अगर कोई पैसे दे देगा तो लड़के पत्थर चलाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा हाथ है। इनग्रोन मिलिटेंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं, अब वहां से कम आ रहे हैं। ये हमें कभी संदेश नहीं देना चाहिए कि हम अलगाववाद से समझौता करेंगे। ये मेरे लिए नामुमकिन है, और ना हमें ये उनको एक इशारा देना है कि हम अलगाववाद के साथ समझौता करेंगे। अलगाववाद के साथ समझौता नहीं हो सकता, लेकिन जरूर प्रयास हो सकता है कि उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उसको बदलें कैसे जी, वो हो सकता है। देखिए, आर्मी की पॉपुलैरिटी क्या है? आर्मी की पॉपुलैरिटी अगर आप आम आवाम से पूछें, जब फ्लड्स आए थे तो किसने बचाया वहां पे जाके? इन्हीं सेपरेटिस्ट को बचाया आर्मी ने जाके। जब अर्थक्वेक आया था वहां किसने जाके काम किया? इसी आर्मी ने काम किया। तो ये चीज लोग भूले नहीं है। उन्होंने सद्भावना की बात की है, पर वही मुझे लगता है कि फिर वो कौन लोग हैं जो भूले नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी, अब ये अलग बात है कि सोशल मीडिया या इंग्लिश प्रेस जो है वो एक हिस्सा है, पर उसपे एक बड़ा सेक्शन है जहां पे सिर्फ इंडियन आर्मी को एक दुश्मन की तरह इस दफा देखा जा रहा है। मेन स्ट्रीम एक तरीके की मार्जिनाइज हो गई है, क्योंकि संघबाज और युवा जो हैं लीडरलेस हैं। हाँ, जो अलगावादियों की बात, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, सेंटिमेंट उनके प्रो सेंटिमेंट है, मेजॉरिटी। हाँ, इसमें शक नहीं है कि 100 वैकेंसीज हो आर्मी में, 1000 लोग जमा होते हैं। अभी मैं ये भी कहना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद ने जो कहा था कि मेजॉरिटी वो नहीं है जो संघबाज है, आप वहां से हो क्या है, मेजॉरिटी संघबाज है, मेजॉरिटी कौन है? मेजॉरिटी सेंटिमेंट किन के साथ है? जो तस्वीरें रोड पे दिखती हैं वो मेजॉरिटी सेंटिमेंट अगर मुझसे पूछें, आप यशवंत सिन्हा से पूछिए, जो हमारी गुट गई थी, 2 बार हुआ है, 2 रिपोर्ट पेश किए हैं। मेजॉरिटी सेंटिमेंट ऑल पार्टी हुर्रियत के लिए। ये आर्मी की बात कर रहे हैं, इसी साउथ कश्मीर में आर्मी का जीप का एक्सीडेंट हो गया। शंकर प्रसाद साहब, सर जो आपने बात की थी उसके कंटिन्यूएशन में वो कुछ कहना चाहते हैं, पहले उस पे आ जाए। उन्होंने गाड़ी से निकाला, अस्पताल ले गए, वो क्यों नहीं आगे लाते? भाई मैं भी वहाँ जाके मिला था इन्हीं सारे ग्रुप से। वहाँ पे जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो ज़्यादातर जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, और केवल एक ही भाषा बोलते हैं, चाहे वो वहाँ पे किसी भी रिप्रेजेंटेटिव सिविल सोसाइटी ग्रुप के आदमी हो। उनकी लैंग्वेज भी एक है, उनके चॉइस ऑफ वर्ड भी एक होते हैं, उनकी डिमांड भी एक होती है। लेकिन जब आप बाहर निकलिए, वहाँ पे लोगों से बात कीजिए, तो एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है जो हुर्रियत से खुश भी नज़र नहीं आता। दूसरी बात ये कि शहर के अंदर वहाँ पे ख़ासतौर से श्रीनगर, उसके आसपास, ये साउथ कश्मीर में कुछ थोड़ा सा इनका इन्फ्लुएंस ज़रूर दिखता है कहीं ना कहीं, और वो इन्फ्लुएंस जो है वो भी वहाँ पे जमात इस्लामी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। वहाँ के ऊपर मैं वहाँ पे बहुत से सूफ़ी सेंट्स वगैरह से मिला, ग्रुप से जो मिला, वो उन्हीं ने खुल के बुराई की और खुल के हुर्रियत को क्रिटिसाइज किया। हुर्रियत के साथ बात करना अब कमज़ोरी समझा जाएगा। पाकिस्तान का मकसद ये है कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो मेजॉरिटी है, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि उनके कठपुतली हैं, पैसा उनसे लेते हैं। हाँ, ठीक है। उनकी जो आइडियोलॉजी के अनुसार चलते हैं। और मैं यहाँ तो सार्वजनिक तौर से नहीं कह सकता, लेकिन जो उनको साधन मिलते हैं पाकिस्तान से जी, वो ये एक सार्वजनिक तौर से बोलना गलत होगा। तो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो सब हैं, हाँ विभिन्न लोग हैं, कुछ लोगों से बात कर सकते हैं। जब तक आप कार्रवाई नहीं करते अवैध पैसा लेने का, जब तक आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, उनको सीधे रास्ते में लाने का, तब तक बातचीत का मतलब वो कमजोरी समझते हैं। इसका जो एक और पहलू है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पीओके से होकर गुजरता है, वो इसमें कश्मीर के मसले को हल करने में क्या और बाधा बनता जा रहा है। इस ब्रेक के बाद